नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ था और तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो अरब मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में किया था, ईस्वी पूर्व नहीं। और तुर्की से आक्रमण किया था महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तब दिल्ली सल्तनत। ये सब तुर्की मुस्लिम आक्रमण थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और दिल्ली सल्तनत तो अपना शासन भी चलाया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले अरब मुस्लिम आक्रमण। तो अरब से मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। तो अरब भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। राजा दाहिर चच वंश का था। राजा दाहिर किस वंश का था? चच वंश का था। उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरोह थी। उस समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? ब्राह्मणवाद व आरोह थी। अब देखते हैं, अरबों की सिंध विजय का प्रमाण चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया था। चचनामा की रचना किसने किया था? अली अहमद ने किया था। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुआसिर ने किया था। अरबी भाषा में रचना कौन किया था? अबू मुआसिर ने किया था। इसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, न कि राज्य का विस्तार। वो यहाँ का राजा वजा नहीं बनना चाहता था। यहाँ से आता उसका यही मेन मुद्दा था कि आओ धन लूटा, यहाँ से निकला जल्दी। तो और अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। किसको? मुल्तान को जीत लिया। और यहाँ से उसे इतना अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इसके जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया। यह जो भी क्षेत्र जीता था उसकी राजधानी कहाँ बना देता था? अल मंसूरा को बनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृतियों को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने अपनाया। अरब और हिंदी संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में किया। सर्वप्रथम अरबवासियों मुस्लिम ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज, भूरा जसव नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जजिया कर जो गैर मुस्लिम होते थे उनकी सुरक्षात्मक के लिए टैक्स लिया जाता था। जजिया, जकात और खराज, ये सब भूमि राजस्व टैक्स वैक्स के लिए लिया जाता था। अब देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। सर्वप्रथम जजिया कर को किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो हो जाएगा अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स था। ये हमने बता दिया आप लोग को। अब देखिए, एक मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर 5 लोगों पर मुक्त रखा था।
कौन कौन पर? बच्चा नहीं देगा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत, ये सब मतलब जजिया कर नहीं देंगे। जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। अभी हम बताए हैं, अभी पीछे ही बोले हैं कि मतलब जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था। जजिया कर को पुनः किसने लागू कर दिया? तो फिर 1669 ईस्वी में 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया था औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। 1679 में पुनः जजिया कर को औरंगजेब ने लागू कर दिया। नोट करा है कि एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला। एकमात्र मुगल बादशाह जो औरंगजेब था वो जजिया कर अंग्रेजों से वसूला, क्योंकि औरंगजेब जहांगीर के समय में ही मतलब अंग्रेज धीरे धीरे आना चालू कर दिए थे भारत में, और औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर को वसूला था। अब आगे हम लोग देखते हैं। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कह रहा है कि जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने समाप्त किया था। मोहम्मद शाह जो कि रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, उसने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालने तक की प्रथा और खजूर की खेती आरंभ किया था। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। चचनामा ग्रंथ के अनुसार, चचनामा में मतलब लिखा गया है कि उसके अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की क्या की थी? हत्या करवा दी गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में तुर्क आक्रमण। मोहम्मद गोरी इसमें आएंगे और दिल्ली सल्तनत के बारे में भी इसमें पढ़ा जाएगा। महमूद गजनवी भी तुर्की आक्रमण में भी आएगा। अब देखते हैं हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण। कह रहा है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। मुस्लिम सत्ता का स्थापना भारत में किसने शुरू किया था? तो तुर्क आक्रमणकारियों ने। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था, जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। उनका उद्देश्य एक विशालतम मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अलप्तगीन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम था, जो बाद में अलप्तगीन का दामाद बना। ओकरी बेटिया को फंसा लिया होगा इसने। 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया था। हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया था। अब देखते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था वही है, शायद वही है। ये है कि आप देखते हैं महमूद गजनवी, यही था ससुरा मोछुआ वाला। एकरा मोछुआ तनी हम भी रंग दें। देखिए कह रहा है सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। अफगान के गजनी का रहने वाला था।
महमूद गजनवी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किए। भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोच लीजिए। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए भारत में धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय उसकी राजधानी वहिंद थी। इस समय यहाँ के शासक जयपाल थे। जयपाल एकमात्र शासक था जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया। वाह, कितना एकदम पराजित होते आत्महत्या, सुसाइड। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को गजनी ले जाकर मस्जिद सीढ़ियों पर फेंक दिया। वो तेरी के बहुत हरामी आदमी है यार। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेष को कहाँ, गजनी के मस्जिद पर सीढ़ियों पर फेंक दिया। महमूद गजनवी को बुत सिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक कहा गया था। तो बुत सिकन किसे कहा जाता था? तो महमूद गजनवी को बुत सिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, इसकी उपाधि दी गई थी। अब देखिए, भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम थे। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम। अब देखते हैं हम लोग ऊपर। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जाते समय महमूद को जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। मैंने उसका छीन लिया था पहला बार जाते समय, तो फिर आया वो लोग को फिर आया उधर से ढेर सामान लिया था तो कुछ दे के चल गया। फिर बाद में आकर रुक ससुरा तोरा बताते हैं। फिर आया तो उनको मार धार करके काम खत्म कर दिया। महमूद गजनवी का सेनापति अयाज सुल्तान था। महमूद गजनवी का सेनापति कौन था? अयाज सुल्तान था। फारूकी, उतवी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान गजनवी के दरबार में रहते थे। उतवी ने किताब उल यामिनी की रचना की थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, जबकि अलबरूनी ने किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद लिखा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, जबकि अलबरूनी ने किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद लिखा था। अब देखते हैं हम लोग अलबरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ था तथा इसका वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। चांदी के सिक्का पर संस्कृत मुद्रा लेख गजनवी ने प्रारंभ किया था, जिसके एक तरफ अरबी भाषा तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाल ने सुल्तान कहकर संबोधित किया। खलीफा ने इसको यामीन उद्दौला और यामीन उद बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का असाध्य रोग मलेरिया से मृत्यु हो गया था।